हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हम लोग एडवांस अकाउंटिंग सी इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एएस, साथ में प्रैक्टिकल भी चल रहा होगा। आई होप आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है ना। आपको प्रैक्टिकल जो कि चैप्टर है आपका ब्रांच अकाउंटिंग साथ में चल रहा है, तो हमने स्टार्ट कर दिया साथ में एएस। ठीक है ना। एएस 1 आज हम लोग भाई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे एएस 1 पढ़ेंगे। ठीक है। एएस 1 में आपका क्या दे रखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ध्यान से सुनो। आपको जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो आपको क्या करना होता है? जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 पढ़ेंगे, तो उसमें आपको क्या क्या चीज समझना है। देखो, आप एक बिजनेसमैन इंटरप्राइजेस हैं, तो आप क्या करोगे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे। ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तो ये एज पर किस बेसिस पे होना चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है ना। अब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने होंगे हर स्टेप में। ठीक है। तो सबसे पहले आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 आता है, जो ये बोलता है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है ना। अब देखो, डिपेंड करता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं। यदि आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे, तो आपको क्या करना होगा? भाई, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किस अकाउंटिंग पॉलिसी को आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक, चलो। तो डिस्क्लोजर का मतलब आपको अपने भाई नोट्स टू अकाउंट या बुक में क्या करना होगा? रिकॉग्नाइजेशन करना होगा। ठीक है ना। चलो, आगे देखो। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में। ठीक है ना। हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कुछ एजम्पशंस लगाते हैं। ठीक है ना। वो क्या क्या एजम्पशंस हैं, वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई, आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं? भाई, अब अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करते हैं, तो आप उसको कंसिस्टेंट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। कब चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को, तो ये भी सारी चीजें आपको हम बताएंगे। ठीक। उसके बाद दे रखा है थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर इनकाउंटर्ड। ओके, चलो। आगे, कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी देखो भाई, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत सारी है। ठीक है ना। अब आप किस अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। चलो, इंट्रोडक्शन देखो क्या दे रखा है इसमें। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हाईलाइट कराएंगे और उसे आपको नोट करना है। ठीक। irrespective of extent of standardization, diversity in accounting policies is unavoidable for two reasons. फर्स्ट रीजन देखो क्या कह रहा है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो डाइवर्सिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसी अनअवॉइडेबल, आप इसे क्या नहीं कर सकते हो? अनएवॉइडेबल नहीं कर सकते हो। क्योंकि दो रीजन है। फर्स्ट रीजन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट एंड डू नॉट कवर ऑल पॉसिबल एरियाज। ठीक है ना। आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, वो आपके सारे एरिया को कवर नहीं करते हैं, कुछ लिमिटेशंस रह जाते हैं। ठीक है ना। एंड अकाउंटिंग एंड इंटरप्राइजेस हैव द फ्रीडम ऑफ एडॉप्शन। मतलब कि आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास भाई ऑप्शंस हैं, तो आप फ्रीडम भी है आपके पास। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कोई पॉलिसी बता दी गई है, उसी पॉलिसी को फॉलो करें, नहीं। आपके पास बहुत सारे भाई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी पॉलिसी को एडॉप्ट कर सकते हैं इन एनी रीजनेबल अकाउंटिंग पॉलिसी इन एरियाज नॉट कवर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। ठीक है। ये स्टैंडर्ड नहीं बताता कि आपको कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है। ठीक है। स्टैंडर्ड्स में ये तो बिल्कुल नहीं कवर है। स्टैंडर्ड केवल ये बताता है अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में। ठीक है ना। अलग अलग, जैसे कि एएस 1 में डिस्क्लोजर के बारे में, एएस 2 आपके वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है, एएस 3 बात करता है आपका कैश फ्लो के बारे में। ठीक है ना। तो हर एक एरिया के लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बना दी गई है
जिसमें आपके सारे एरियाज कवर्ड हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट एक प्रॉब्लम तो आपने देख लिया। फर्स्ट रीजन कह रहा है कि आपके स्टैंडर्डाइजेशन एंड डाइवर्सिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसी में क्यों है और इसे अनअवॉइडेबल किया जाता है। रीजन फर्स्ट ये बता दिया गया है, आपको फर्स्ट रीजन याद रखना है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे ऑल पॉसिबल एरियाज को कवर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। और जो भी इंटरप्राइजेस है वो क्या है भाई, उनके पास फ्रीडम है क्या, पॉलिसी को एडॉप्ट करने की, ठीक है ना, पहला। सेकंड भाई देखो, कह रहा सिंस इंटरप्राइजेस ऑपरेट इन डाइवर्स सिचुएशन, ठीक है ना। इंटरप्राइजेस जो है बेटा वो डाइवर्स सिचुएशन है किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ पॉलिसी एप्लीकेशन टू ऑल इंटरप्राइजेस। ओके बेटा, अब कहने का बेटा आप देखते हो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन के लिए एक कोई सेट ऑफ पॉलिसी बना दी जाए और सब वो लोग फॉलो करें। भाई आपके पास जब ऑप्शन रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि कोई हर एक बिजनेसमैन उसी पॉलिसी को फॉलो करे, ठीक है ना। चलो, तो सेकंड आपको समझ में आया होगा क्यों भाई डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है ना। हाँ बेटा, तो समझ में आ गया होगा। दो आपके मेजर रीजन जो भी थे और हम इन्हें क्या नहीं कर सकते, एवॉइडेबल नहीं कर सकते, ठीक है ना। एवॉइड नहीं कर सकते मतलब कहने का ये रीजंस की वजह से क्या होता है कि एक्सटेंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देयरफॉर परमिट मोर देन वन पॉलिसी इवन इन एरियाज कवर्ड बाय इट, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देयरफॉर परमिट मोर देन वन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना, even in areas covered by it. Differences in accounting policy lead to differences in reported information. Even in if underlying transactions are same, the qualitative characteristic of comparatively of a financial statement, ठीक है ना। कह रहे कि देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है कंपेरेटिवली ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयरफॉर सफर ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब देखो, यदि बेटा आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को मतलब कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लो आपकी भाई बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है ना, ईयर वन की, ईयर वन की, ईयर टू की, ठीक है ना, ईयर थ्री। जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट फॉलो करेंगे तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कंपैरिजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। चलो, सिंस यूनिफॉर्मिटी इज इम्पॉसिबल, और ये आप यूनिफॉर्मिटी इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसमें डाइवर्सिटी है। ओके बेटा, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स परमिट मोर देन वन अल्टरनेटिव। ओके बेटा, आपको पता है चाहे आपको किसी भी हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी को ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं बेटा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो आप इन्वेंट्री को वैल्यू किस किस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास पॉलिसी है, सबसे पहले तो चाहे आप एवरेज मेथड को फॉलो कर ले, वेटेड मेथड को फॉलो कर ले, या फिर लीफो मेथड या फीफो मेथड, ठीक है ना। इतने ऑप्शंस के साथ यदि आप काम करते हो तो आप बताओ, मान लो बेटा हर एक बिजनेसमैन अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है, तो इसमें आपकी कंपैरिजन में प्रॉब्लम अराइज होती है। ओके, इन मेनी केसेस इट इज नॉट इनफ टू से दैट ऑल स्टैंडर्ड्स हैव बीन कंपाइल्ड विद। ओके बेटा, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि टू से दैट ऑल स्टैंडर्ड्स हैव बीन कंपाइल्ड विद, ठीक है। For these reasons, accounting standards once requires enterprises to disclose significant accounting policies, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वन कहता है कि आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इस पॉलिसी को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ओके,
आगे देखो, एक सॉरी, एक्चुअली अडॉप्टेड बाय देम in preparation of their financial statement. Such disclosure allowed the users of financial statement to take the differences in accounting policy into consideration and to make necessary adjustment in their analysis of such financial statement. Okay, कह रहा है, यहां से देखो, ये कह रहा है एक्चुअली अडॉप्टेड बाई देम इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच डिस्क्लोजर अलाउ, जब यदि आप क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टेक अ डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इनटू कंसीडरेशन एंड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब अगर बेटा आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं और उसे आप डिस्क्लोज करते हैं, मान लो बेटा 2-3 कंपनियां हैं और वो सारी कंपनियां अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती हैं और वो मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे डिस्क्लोज कर देती हैं कि हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है, तो आप एडजस्टमेंट करके आपस में तीनों कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि भाई हर एक बिजनेसमैन अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेगा, ठीक है ना। जब हर एक बिजनेसमैन डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है, तो हम इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? पता चल जाए कि ये कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, ये कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है, और ये बिजनेसमैन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है। अगर हमें इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर मिल जाता है तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। एडजस्टमेंट करने के बाद एनालिसिस किया जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके बेटा, तो वही चीज लिखा हुआ है, कह रहा है कि टेक द डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इनटू कंसीडरेशन एंड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन दियर एनालिसिस ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके बेटा, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1, आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 है बेटा, उसका पर्पज क्या है। सबसे पहले देखो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, पर्पज आपको याद रखना है। अगर कोई भी पूछे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 का पर्पज क्या है, तो पर्पज आपको क्या बताना है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना, इज टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। और आपको क्या करना होगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, ठीक है। ये देखो, बाय रिक्वायरिंग disclosing of significant accounting policy in an ordinary manner and explained in the preceding paragraph, such disclosure facilitate more meaningful। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं डिफरेंट इंटरप्राइजेस के डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोजर करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेस फॉर सेम अकाउंटिंग पीरियड। ओके बेटा, मान लो 2025 की 2-4 कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना है, उन जो भी 2-4 कंपनी है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज होना जरूरी है, ठीक है ना। द स्टैंडर्ड्स आल्सो रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके बेटा, अब देखो, आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया, अब आपने क्या किया, मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया, ठीक है ना, तो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने पे, ठीक है ना, आपको उसे क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। द स्टैंडर्ड्स आल्सो रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग policy such that the users can compare financial statements of same enterprise for different accounting periods. Okay, such that the users can compare financial statement of same enterprise for different accounting periods. Okay, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। हमने जितना जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारा सब कुछ हाईलाइट भी कर दिया है और बता भी दिए हैं, तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है ना। पर्पज क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, ये भी आपको याद रखना है। और आपको हमने जो भी ऊपर के सारे पॉइंट मेन मेन पॉइंट थे वो आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन करके
थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया है, तो आपको क्या करना, इसे अच्छे से याद करना है। चलो आगे, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू ऑल इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। और ये जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो सारे के सारे इंटरप्राइजेस पे अप्लीकेबल होती हैं। अब आपके क्या आ रहे हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जो कि सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट था, ऊपर आपको हमने यहाँ पे दिखाया। ये देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में। अभी तक तो हमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है और AS1 का पर्पज क्या है ये देखे हैं। तो चलो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल बेसिस, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये 3 आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। तीनों को पहले तो याद रखना है। अभी हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताएंगे, फिर आपको क्या करना है, लर्न करना होगा। चलो, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। गोइंग कंसर्न का मतलब है जब भी हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो हम ये एज्यूम करके प्रिपेयर करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न में, इट मींस कि फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है आपका बिजनेस फ्यूचर तक जाएगा, चलेगा, ठीक है, अनंत सालों तक चलेगा। कंसिस्टेंसी, अब ये कंसिस्टेंसी क्या है, देखो समझो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप यदि किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो आपको क्या करना होगा, उस अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंट फॉलो करने चलना है। ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी किसी को फॉलो कर रहे हैं और अब बीच में उसे चेंज करो, नहीं। एक पीरियड तक आपको पूरा कंसिस्टेंट फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर उसको चेंज करने की बारी आती है तो वो आपका, उसके भी कुछ भाई केस है, कब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, कब नहीं चेंज कर सकते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे। अब अक्रूवल देखो, अक्रूवल का मतलब है आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है ना। अक्रूवल बेसिस का मतलब है आपके सारे ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, वो रिकॉर्ड होने चाहिए। हर एक ट्रांजेक्शन्स को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करें, और वो फाइनेंशियल वो ट्रांजेक्शन क्या होने चाहिए, प्रॉपर वैल्यूड होना चाहिए। कहने का ऐसा ना हो कि कोई ट्रांजेक्शन है लेकिन उसकी वैल्यू वैल्यू पता नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उसकी प्रॉपर वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक। चलो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब देखो, यदि आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो करते हैं तो नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो करते हैं तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बेटा अभी क्लास चल रही है, ओके। चलो आगे देखो, आगे, इफ नॉट फॉलोड डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप क्या फॉलो नहीं करते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको क्या नहीं करना है, डिस्क्लोजर नहीं करना है, ठीक है ना। एक सेकेंड, सॉरी बेटा। चलो देखो क्या कह रहे थे, यदि आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंशन को फॉलो करते हैं तो आपको डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना होगा कि आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंशन को फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है, ओके बेटा। चलो, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यदि आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं करते हैं। चलो आगे देखो बेटा, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, हमने तो पढ़ा दिया कि आपका, आप यदि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड on the assumptions that an enterprise will continue its operations in the foreseeable future. Okay beta, foreseeable future, and neither there in intention, okay, nor there is needed to materially curtail the scale of operation. Financial statement prepared on going concern basis, ठीक है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट
जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा वो ये बात को ध्यान रख के करेगा कि आपका जो एंटरप्राइजेस है, जो भी बिजनेस है, वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है। एमंग द अदर थिंग्स, द नीड फॉर सफिशियंट रिटेंशन ऑफ अ प्रॉफिट। एक चीज और आपको याद रखना है, जब भी आप बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं है सारे प्रॉफिट का आप यूटिलाइजेशन कर ले। आपका बिजनेस जब गोइंग कंसर्न के लिए आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं और ये एजम्पशन ले रहे हैं कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न के लिए है, तो आपको कुछ सफिशियंट अमाउंट प्रॉफिट में से उसे रिटेंशन करके रखना है। क्योंकि भाई आपका बिजनेस है, अब मान लो कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी मशीनरी है, वो क्या हो जाती है, मतलब कि खराब हो जाती है, तो उसको रिप्लेस्ड करने के लिए, ठीक है ना, टू रिप्लेस assets consumed in operation and for making adequate provision for settlement of its liabilities। ओके बेटा, तो गोइंग कंसर्न के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है। ठीक। कंसिस्टेंसी देखो, कंसिस्टेंसी में हमने बता दिया है कि आपको सारे के सारे जितने भी भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी प्रिपेयर करेगा वो ये माइंड में ध्यान रखेगा कि हमको अकाउंटिंग पॉलिसी को जो भी फॉलो करते हैं, मान लो आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, ठीक है ना, 1 अप्रैल से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब 31 मार्च को बिजनेस आपका एंड होगा, तो आपको कंसिस्टेंट ये अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी आपने फॉलो किया वही अकाउंटिंग पॉलिसी आपको फॉलो करते रहना। जैसे मान लो बेटा आपने लीफो मेथड यूज किया, ठीक है ना, लीफो मेथड लगाया, तो आपको ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में लीफो का यूज करना होगा, ठीक है ना, लीफो का ही यूज करोगे। अगर यदि बेटा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना है, तो उसके लिए भाई चेंज रिक्वायर्ड है बाय स्टैच्यूट। ये देखो बेटा, आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, ये देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड, ओके, अदरवाइज आपको तो वही फॉलो करना है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, ऑल अकाउंटिंग पीरियड्स, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी, द कंसिस्टेंसी इंप्रूव कंपेरेबिलिटी। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो इंप्रूव होगा बेटा कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू टाइम। एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज, आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं इफ द चेंज इन रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यूट, या तो बेटा आपको का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कहता है, ठीक है ना, बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 रीजन की वजह से आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं बाय अ स्टैट्यूट, बाय एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फॉर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। तो ये कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट है। अब अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो अक्रूवल बेसिस का मतलब समझ लो, उसके बाद हम लोग डिफरेंस समझेंगे, अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। चलो, अंडर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज एज सुन एज दे अकर। ओके बेटा, अक्रूवल बेसिस में आपको ट्रांजेक्शन का रिकॉग्नाइजेशन, आप जैसे ही ट्रांजेक्शन इनकर्ड होता है वैसे ही आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइजेशन करना होगा, ठीक है ना। चलो, ये रिकॉग्नाइज एज सुन एज दे अकर, जैसे ही एक ट्रांजेक्शन अकर होता है बेटा आपको क्या करना होगा, उसका रिकॉग्नाइजेशन करना होगा। वेदर आर नॉट कैश आर कैश इक्विवेलेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड आर पेड, यदि आपको कैश रिसीव्ड हो गया या रिसीव नहीं हुआ, या आप पेमेंट कर दिए या पेमेंट बाद में करेंगे, जो भी हो, लेकिन आप ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको क्या करना होगा, रिकॉग्नाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे, अक्रूवल बेसिस इंश्योर बेटर मैचिंग बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ओके बेटा, जो आपका अक्रूवल बेसिस है वो बेटर मैचिंग करता है बेटा रेवेन्यू एंड कॉस्ट का। आगे देखो बेटा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्टेन्ड ऑन दिस बेसिस रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज
ऑफ द इंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड rather than cash flow generated by it। चलो बेटा, तो ये तो था आपका अकाउंटिंग मतलब एक्रूअल बेसिस। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस इसके बारे में। मतलब कि आपका जो कैश बेसिस होता है बेटा, एक कैश बेसिस होगा और एक आपका वर्सेज अक्रूअल बेसिस, ठीक है, अक्रूअल बेसिस, ठीक। चलो, यहां से ये आपका वर्सेस में है बेटा, ये भी है, अब वर्सेस की बात करेगा और आगे ये आपका, ठीक। चलो, वाइल अक्रूअल बेसिस इज मोर लॉजिकल, देखो कह रहा है बेटा आपका अक्रूअल बेसिस इज मोर लॉजिकल है, ठीक। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, अक्रूअल बेसिस इज मोर लॉजिकल अप्रोच टू द प्रॉफिट डिटर्मिनेशन देन कैश बेसिस। ओके, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। इट एक्सपोजेस एन इंटरप्राइजेस टू द रिस्क ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एन इनकम बिफोर एक्चुअल रिसिप्ट, ठीक है ना। मतलब कि इंटरप्राइज टू रिस्क ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एन इनकम बिफोर एक्चुअल रिसिप्ट, रिसिप्ट होने से पहले ही आपको रिकॉग्नाइजेशन कर लेना है। ट्रांजेक्शन हुआ, आपको पेमेंट नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉग्नाइजेशन कर लो, ठीक है ना। चलो, द accrual basis can therefore overstate the divisible profit and dividend decisions based on such overstated profit lead to erosion of capital। ओके बेटा, कह रहा है यदि आप अक्रूवल बेसिस कैन देयर फोर ओवर स्टेट द डिविजिबल प्रॉफिट, ओके, एंड डिविडेंड डिसीजंस बेस्ड ऑन सच ओवर स्टेटेड प्रॉफिट लीड टू कैपिटल इरेजन ऑफ कैपिटल। ये जो आपके अक्रूवल बेसिस, इसमें कुछ लिमिटेशन भी है, ऐसा नहीं है कि भाई कैश बेसिस में क्या होता है कि आपको कैश रिसिप्ट हुआ आप उसकी एंट्री करो। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, आपको अभी एडवांस मिला है तो भी आप उसका रिकॉग्नाइजेशन करें, अगर आउटस्टैंडिंग है तब भी उसका रिकॉग्नाइजेशन करना पड़ता है। इससे क्या होता है, कभी कभी आपके कैपिटल में इरोजन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या किया, उसे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। मान लो बेटा अभी पैसे नहीं मिले या बाद में नहीं मिल रहे हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम राइज होती है, ठीक। फॉर दिस रीजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर दैट नो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर नो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अनलेस द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एंड एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ कंसिडरेशन इज रीजनली सर्टेन। ओके बेटा, मतलब कहने का आपका जो कोई भी रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है अनटिल आपका जो एक्चुअल रियलाइजेशन है वो नहीं मिल जाता, ठीक है ना, कंसिडरेशन रीजनेबली सर्टेन नहीं हो जाता, ठीक है। अब मान लो बेटा कोई एक असेट है, अब उस असेट की वैल्यू का भाई वैल्यूएशन सर्टेन नहीं है, वो असेट कितने की है, तब तक आप कोई रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है या फिर याद रखना है कि नो रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज अनलेस द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एंड एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द कंसिडरेशन इज रीजनेबली सर्टेन, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, एक पॉइंट ये दे रखा है, ये भी वर्सेस की बताएगा बेटा। कह रहा है डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट नॉट एक्चुअली अर्नड, accrual basis of accounting is generally followed because of its logical superiority over cash basis। ओके बेटा, ये मोर लॉजिकल एंड सुपीरियरिटी है किस के वर्सेज में, कैश बेसिस के वर्सेज में। आप अकाउंटिंग से आप अकाउंटिंग सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 makes it mandatory for companies to maintain accounts on accrual basis only। ये बेटा आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, जो सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स इट्स मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू मेंटेन अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस ओनली। कोई भी कंपनी है बेटा, उन कंपनी को अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो किस बेसिस पे मेंटेन करने हैं, अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करना मैंडेटरी है। इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेसली स्टेट दैट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ओके बेटा, ये कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेसली स्टेट दैट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस एनी इनकम एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ कैश बेसिस द फैक्ट शुड बी स्टेटेड। यदि आप किसी भी इनकम या एक्सपेंस को कैश बेसिस में रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसके फैक्ट को आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। मतलब कहने का बेटा ऐसा भी नहीं है कि आपको केवल अक्रूवल बेसिस में ही अकाउंटिंग को फॉलो करना है, आप कैश बेसिस में कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, फैक्ट को डिस्क्लोज करना होगा कि हमने इस ट्रांजेक्शन के लिए किस बेसिस को फॉलो किया है, कैश बेसिस को फॉलो किया है। ओके बेटा, चलो तो ये था आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब आगे देखो दे रखा है बेटा आपका सेकंड, आपका अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताएगा, कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाय द इंटरप्राइजेस। तो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर करता है बेटा स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, जो कि मेथड्स है, क्या है, एक मेथड्स है अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल adopted by the enterprise इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी एक प्रकार का मेथड है बेटा, जो कि आपको क्या करना है, एडॉप्ट करना है। किसको एडॉप्ट करना पड़ेगा भाई, जो बिजनेसमैन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, प्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है ना, उसको एडॉप्ट करना होगा। अकाउंटेंट हैज टू मेक डिसीजन फ्रॉम वेरियस ऑप्शन। अब देखो बेटा, हमने बताया अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उसके पास जो भी अकाउंटेंट है उसके पास वेरियस ऑप्शन अवेलेबल है फॉर रिकॉर्डिंग डिस्क्लोजिंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जैसे कि एग्जांपल देखो दे रखा बेटा, इन्वेंट्री को डिस्क्लोज करने के लिए आपको मेथड अलग अलग देखो कितने बता, फीफो, वेटेज, एवरेज, और उसके बाद लीफो मेथड, ईटीसी, और भी है, ऐसा नहीं है, ठीक। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना सकते हो बेटा, इनडायरेक्ट मेथड से बना सकते हो। देखो नीचे बता रहा है कि जो भी लिस्ट आपको दे रखी है बेटा, ये नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब ऐसा नहीं है केवल इतना ये बस खत्म, बहुत है, ठीक है। दैट इज एंडलेस, खत्म नहीं होगा बेटा, इतनी पॉलिसी है। Every item right from valuation of assets and liabilities to recognize of revenue, providing for expected losses for each event. Accountant need to form principles and evolve a method to adopt those principles. This method of forming and applying accounting principle is known as accounting policy. ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है कि जो भी मेथड को आप एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, उस मेथड या प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं, ठीक। चलो, एज वी से दैट अकाउंट्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। जो अकाउंट्स है बेटा वो दोनों है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है, ठीक है। इट इज साइंस, इट इज ए साइंस। ये साइंस क्यों है बेटा, बिकॉज वी हैव सम टेस्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्योंकि बेटा जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो टेस्टेड है, विच आर अप्लीकेबल यूनिवर्सली बट साइमल्टेनियसली द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन द पर्सनल एबिलिटी टू ईच अकाउंटेंट। ओके बेटा, आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है बेटा, अकाउंट्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। जो आर्ट्स है वो जो है बेटा टेस्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसलिए साइंस पे है बेस, ठीक है। और एप्लीकेबल होता है यूनिवर्सली बेटा, किसी पे भी किसी भी इंटरप्राइजेस को ये यूनिवर्सली लगेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म बेसिस पे। साइमल्टेनियसली द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन द पर्सनल एबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट। ओके बेटा, और ये डिपेंड करता है किस पे, अकाउंटेंट पे। सिंस द डिफरेंट अकाउंटेंट्स मे हैव डिफरेंट अप्रोच। ओके बेटा, जो आपके अकाउंटेंट होते हैं बेटा, हर एक अकाउंटेंट के अलग अलग अप्रोच होते हैं, ठीक है ना। वी जनरली फाइंड दैट इन डिफरेंट इंटरप्राइजेस अंडर सेम इंडस्ट्री। ओके, मतलब कहने का बेटा अगर आपकी इंडस्ट्री सेम है तो ये हो सकता है कि सेम इंडस्ट्री में सेम पॉलिसी फॉलो की जा सकती है। अब ऐसा भी नहीं है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आर फॉलोड। एक इंडस्ट्री मान लो बेटा स्टील इंडस्ट्री है, या फिर मान लो क्लोथ इंडस्ट्री है बेटा,
इन इंडस्ट्री में आपको सेम इंडस्ट्री क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो मिल सकता है और नहीं भी, डिफरेंट पॉलिसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो, different enterprises under same industry, different accounting policy are followed through ICAI along with government is trying to reduce। मतलब कहने का जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो बॉडी चाहती है कि भाई जो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस को कट कर दिए जाएं। गवर्नमेंट भी चाहती है, ट्राई भी कर रही है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन इंडिया बट स्टिल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ओके बेटा, बट फिर भी इसका रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ओके चलो 2-1, क्योंकि भाई आप किसी एक अकाउंटिंग पॉलिसी को बना दे ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ओके चलो, अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड विल have considerable effect on the financial result disclosed by the financial statement. It makes it almost difficult to compare टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके बेटा, तो ये बात चल रही है कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, कंसिडरेबल इफेक्ट इन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट, इसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा क्या है बेटा, इफेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि आपको डिफिकल्टी राइज होती है कंपेयर करने में। मान लो दो कंपनी के भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लिया जाए, तो उनमें कंपेयर करना डिफिकल्ट रहता है यदि आपका अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट है तो। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, देखो भाई अब सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या दे रखे हैं, ठीक है ना, 4 टाइप के होंगे। हाँ ये देखो, पहला आपका प्रूडेंस होना चाहिए बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटेंट जो भी है वो प्रूडेंट बेसिस पे होना चाहिए। दूसरा सब्सटेंट ओवर फॉर्म। तीसरा मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी का मतलब है बेटा आपको हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने हैं, जो भी मैटेरियल आइटम्स होंगे, ठीक है, डिस्क्लोज करने होंगे, रिकॉग्नाइज करने होंगे, छोटे छोटे पॉइंट हैं। और मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को एडॉप्ट किए हैं, उनको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। कब बेटा, जब आप प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। तो ये बहुत आसान है बेटा। मैटेरियलिटी मतलब आपको ऑल मटेरियल आइटम्स को क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स should be accounted for and presented in accordance with the substance and financial reality basis पे। ओके चलो, और प्रूडेंस का मतलब है बेटा आप ट्रू एंड फेयर तरीके से हर एक चीज को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है बेटा, ये सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया। चेंज होता है तो अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको डिस्क्लोज करना होगा। ये 2 पॉइंट है, नेक्स्ट सेशन में करा देंगे बेटा, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो होमवर्क में कुछ है, ये आपको करके आना है बेटा, ये पॉइंट, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। आगे हम लोग यहां से करेंगे डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक। चलो ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक कर दो भाई।